हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक और इसी क्रम में हमारा अध्याय आज फर्स्ट है। और इसी क्रम में हमने फर्स्ट वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो अभी पूरा पाठ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, तो आज हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या मतलब कि कैसे वहाँ पे सत्ता है, कि क्या उसकी आबादी क्या है, किसकी किसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हमने देख रखा है। ठीक है, और श्रीलंका के बारे में भी देख रखा है कि यह दक्षिणी एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो आप आपने नहीं देखा है फर्स्ट वाला वीडियो, तो आप वहाँ पे जाकर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो हम देखेंगे सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया, तो उसके बाद 1948 में 1947 में तो हमारे भारत को आज़ाद कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद 1948 में श्रीलंका को भी कर दिया। श्रीलंका क्या बन गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जैसा वहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र कायम नहीं है। वहाँ पे उसका संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन हमारे जैसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सांप्रदायिकता को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी झगड़ा होता है, लेकिन सलट जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिन्हली समुदायों के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। जो यहाँ पे सिन्हली समुदाय हैं, जो स्वतंत्रता मिल गई है, और सिन्हली समुदाय के लोग अब क्या चाहते हैं कि शासन का कार्यभार वही संभालें। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। जैसे कि मान लीजिए कि वो किसी और समुदाय को इस मामले में नहीं आना जाने देना चाहते हैं। ठीक है, कि वो किसी और मतलब कि और समुदाय इसमें नहीं आए, कि वही इस सत्ता का कायम करे। तो ये लोकतंत्र कैसे हुआ, जब वही सत्ता संभालेंगे और किसी समुदाय को नहीं आने देंगे सत्ता में, तो ये लोकतंत्र कैसे हो गया। ये तो एक पार्टी की शासन प्रणाली मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबकी चलती है, एक समुदाय है तो क्या हुआ, लेकिन ये दूसरी समुदाय को नहीं आना चाहते, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक है, और ये अपनी ही प्रभुता कायम करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो यहाँ पे 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों के, जो हमारे भारत के जो गए हैं तमिल, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि तमिल कैसे भारत से गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो तमिल गए थे उनको ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। उनको ज़्यादा जैसे कि मिलता है ना सरकार की तरफ से कि हर चीज़ को देना चाहिए, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा था। तो वहाँ यहाँ पे तमिलों की जो सिन्हली समुदाय के राजभाषा भाषा बोल रहे थे, उसी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। देखिए, मैंने बताया था ना कि किसी भी संगठन में ये पहले सिन्हली समुदाय को आमंत्रित कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिकता दर्जा दे दिया गया है इसको। किसको? सिन्हली समुदाय को। और तमिलों को पीछे छोड़ दिया गया है, तमिलों को पीछे और सिन्हली समुदाय को आगे कर दिया गया है। ठीक है, ये नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है, सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। देखिए, जो सिन्हली समुदाय थे वो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। तो सरकार ने क्या किया, उसको प्राथमिकता दे दी। बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म, जो सिन्हली समुदाय था वो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म को। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता रखी है। ठीक है, इस सब के बारे में। आप ये सेकंड वीडियो देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी देखो, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मेरे को, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दे दी गई। ठीक है, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया था। सिन्हली समुदाय इसको अडॉप्ट किए हुए थी। ठीक है,
एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सर देखिए अब एक से के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और दूसरे के साथ क्या करेंगे, उसको पूरा बढ़ावा देंगे, उसको जितना हो सके उतना भरपूर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें विरोध की भावना जगेगी। तो तमिल क्या सोचते हैं, तब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है कि सौतेलापन हो रहा है। ठीक है, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिन्हलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। उन्हें क्या लगा, जो तमिल लोग हैं उनको मतलब कि उनके धर्म को भी रक्षा नहीं किया जा रहा है और उनको मतलब कि उनको जो सहारा चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है, उनको उनकी संस्कृति को सहारा नहीं दिया जा रहा है, उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा है, वो अपनी संस्कृति को नहीं मान पा रहे हैं। इसलिए क्या होता कि जो 1961 के 68 में भारत सरकार ने इसमें इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन श्रीलंकाई समुदायों ने इसको पसंद नहीं किया, इससे सरकार वापस आ गई खाली हाथ। पहली बार हुआ था। उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिन्हली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। हमारे संविधान में क्या प्रावधान है कि कोई भी सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको एक समान दर्जा दिया गया है, सबको नौकरियां करने के अधिकार है। यहाँ पे फ्रीडम, इक्वालिटी है, जस्टिस है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है। उसको आप 11th क्लास में एकदम प्रॉपरली पढ़ोगे। इसके अलग अलग एक चैप्टर्स है। ठीक है, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे। अभी ये पास करो, उसके बाद देख लेना उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी आप जानते हो, कोलंबो है। ठीक है, ये है कोलंबो, मैं बता देता हूँ, ये है कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी। एकदम किधर है, ये तो हो गया ईस्ट नहीं हुआ, ये तो है कोलंबो। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो वेस्ट में है कोलंबो, नॉर्थ में है नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए जो ये कलर्स किए गए हैं, ये कौन से समुदाय हैं, तमिल समुदाय। और जो ये किए गए हैं कलर्स, ये हैं सिन्हली समुदाय। ठीक है, और ये जो कलर्स हैं ये है बौद्ध धर्म वाले, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं उनके हैं। ठीक है, तो इधर तो हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, जो तमिल लोग हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। देखिए अब श्रीलंका में क्या हुआ, तमिलों ने देखा कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक पार्टी बनाई। ठीक है, अपनी एक राजभाषा बनाई और पैसे मांगे, पैसे स्वायत्त हासिल करने के लिए शिक्षा, रोजगार, समान अवसरों को मांग के लिए संघर्ष किया, यानी कि अपनी आंदोलन और विरोध किया। ठीक है, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकार दिया गया। जो सिन्हली समुदाय के लोग हैं, वो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता को संभाले हुए हैं, उन्होंने इनको क्या किया कि दबाया, उनको नकारा, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया। वो तो पहले ही उनके दबाव कर रहे थे, अब इनको विरोध किया कि हम नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, 1980 के दशक के तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। तमिल ईलम क्या है, एक संगठन है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछेगा 1980 में कौन सा संगठन बनाने के लिए ये तुम क्या थे, ये पूछेगा 1980 के दशक में कौन सी संगठन बनाया गया, तो तमिल ईलम। ठीक है,
बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। ठीक है। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ समयों तक श्रीलंका के दो समूह सिन्हली और तमिलों में सिन्हली, ये सूचित कर देते हैं किससे, एस से, ठीक है, और टी से सूचित करते हैं। इन दोनों में पारस्परिक संबंध खराब रहे और गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध वो होते हैं जो अपने ही देश में लड़े जाते हैं और कुछ समय तक लड़े जाते हैं। विद्रोह हुआ। एक देखिए, एक्स पार्टी ने क्या किया, वाई पार्टी से मांग की, लेकिन वाई पार्टी ने इसकी मांगों को पूरा नहीं किया। एक्स पार्टी ने तो मांगा ही था वाई से, लेकिन इसकी पार्टी ने विरोध किया। तब ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे और ये आएंगे, इसको हम अलग कलर दे देते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है। इसने इससे मांगा, ठीक है, और इसने इससे नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया। और ये दोनों एक ही देश में है। ठीक है, ये एक देश है, ये एक अलग समुदाय है, ये एक अलग समुदाय है। ठीक है। इसने इससे मांगा, इसने इससे कहा कि हम नहीं देंगे। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक्स वालों ने इसका विरोध किया कि नहीं हमें चाहिए। ये लोग हैं विरोध करने वाले। ठीक है। और ये बढ़े एक्स वालों की तरफ। ठीक है। तब एक्स वालों ने क्या किया, इन पर लाठी चार्ज कर दिया, पुलिस करती है ना लाठी चार्ज, और इनको दबा दिया। ठीक है। ये दोनों आपस में भिड़ गए, तो ये क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है गृह युद्ध। ठीक है, कि अपने ही देश में लड़ना, किसी बाहर देश में नहीं लड़ना, गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि घर में हो रहे युद्धों को गृह युद्ध बोलते हैं, ये भी गृह युद्ध में आएगा। लेकिन देखिए, अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो गृह युद्ध घर के युद्धों को कहा जाता है गृह युद्ध। लेकिन युद्ध ये हुआ गया कि यहाँ पे कुछ जैसे कि भयानक हो। लेकिन तो चलिए अब हम अब अगला टॉपिक देखते हैं। गृह युद्ध क्या आपने समझा कि अपने ही देश में लड़ना। ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई होगी, आप सोच सकते हैं कि क्या समझदारी। श्रीलंका के साथ क्या हुआ, तो यही सोचा होगा बेल्जियम कि मेरे साथ ऐसा ना हो, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। ठीक है। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। कि इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बेल्जियम में कितनी समुदाय हैं, एक तो फ्रेंच वाले हैं, एक तो फ्रेंच है जो कि है 40%। दूसरा क्या है, वहाँ पे डच भाषी लोग हैं, जो 95% हैं। ठीक है। और 1% जर्मन लोग हैं। ठीक है, जर्मन लोग हैं। तो इन सबको मिला के चलना क्या हुआ, लोकतंत्र हुआ। ठीक है, सबको मिला के। असंप्रदायिकता हुआ, सांप्रदायिक वो हुआ जिसमें एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध किया। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसा लोकतंत्र बनाया, ऐसा अपने देश का शासन व्यवस्था को बनाया कि सभी मिल के रहे। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, 1950 से 1960 तक थोड़ा सा गृह युद्ध देखने को मिला था, और ज़्यादा कब देखने को मिला था, 1955 में देखने को मिला था। ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। अभी इतना होने के बाद 1960 तक ये गृह युद्ध हुआ। उसके बाद 10 सालों तक सोच विचार करते हुए 1970 और 1990 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर
रहे। जब इनमें ही क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो फिर से देखा कि जब श्रीलंका में क्या हुआ था कि ज़्यादा भयानक थोड़ा सा गृह युद्ध हो गया था। तो इस सबको देखते हुए अपने देश को आर्थिक स्थिति को न बिगाड़ते हुए, जब किसी भी देश में विरोध होगा तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, श्रीलंका की भी बिगड़ी होगी, तो ये भी नहीं चाहते होंगे कि मेरी भी बिगड़े। इसलिए क्या किया हो है, इन्होंने 4 संशोधन किए हैं, और उन संशोधनों में क्या लिखा गया है कि किसी भी समुदाय को ऐसा ना हो कि दूसरे समुदाय से उन्हें ज़्यादा नीचा और दूसरे समुदाय को ज़्यादा ऊंचा दिखाया जा रहा है। यानी कि उन्हें अकेलापन ना हो अपने ही देश में, ठीक है। बेगापन मतलब कि उन्हें बेकार ना समझा गया हो, उन्हें अकेला ना समझा जाए, वो सभी मिलजुल कर रहें। बेल्जियम ने बाद में यह नीति अपनाई, ठीक है। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी। उन्होंने जो व्यवस्था की है वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी और बहुत ही अच्छी है। आश्चर्यजनक ऐसे कि यहाँ पे जो श्रीलंका से उसने सबक सीखा, ठीक है, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के इस मॉडल को और कोई देश पहले अपना नहीं पाया। बेल्जियम के मॉडल जानकारियों के लिए देखें बॉक्स। मुख्य बातें, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखिए, जब इसमें यह भी ले है कि जब 50% क्या है, फ्रेंच भाषी हैं और डच कितने हैं, 60। लेकिन इस संविधान में क्या लिखा गया है, 50% क्या रहेंगे, राजनीतिक नेता फ्रेंच रहेंगे और डच क्या रहेंगे, 50%। चाहे इनकी संख्या ज़्यादा हो या ना हो, पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, इनको इनकी काबिलियत के आधार पर नहीं, किसी भी आधार पर नहीं, ये सब संविधान के आधार पर किया गया है कि संविधान में क्या लिखा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, जो एक्स है वो क्या है और वाई। देखिए एक्स मान लीजिए कि यहाँ पे है सांसद है और ये भी सांसद है, तो ये है सिन्हली और ये है तमिल। तो नहीं यहाँ पे तो कुछ और है ना, हम गलत बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी, एक्स वाई, तो ये है मान लीजिए कि डच है और ये है फ्रेंच। उसका तो राम नाम सत्य हो गया, लेकिन इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि ये है, इसके पास जा सकता है इसके सांसद और इसके पास ये आ सकता है इसके सांसद, ठीक है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि ये जो डच भाषी हैं तो डच वाले डच सांसद डच के ही साथ जाएंगे, नहीं, वो अच्छे को देखेंगे, वो एक्स के साथ भी जाएंगे, एक्स के साथ जा सकते हैं। और एक्स फ्रेंच भाषी अगर चाहें तो डच वाले को साथ भी जा सकते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी बलबस्ती या थोपी हुई राजनीतिक नहीं अपनाएगा। यह एक गलत बात है, ठीक है। हमारे भारत में भी ऐसा है, हमारे भारत से ही उसने सीखा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं। यानी कि क्या इसमें क्या कहा गया, हम जो हमारा भारत है उसके अधीन कौन है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, कुछ मामलों में, पूरी मामलों में नहीं है। लेकिन वहीं पे हम बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम में उन्होंने क्या किया है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द, हमारे भारत में भी है जैसा वैसा ही है, इसमें भी वही लिखा है कि कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई है, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अधीन नहीं है। हमारे भारत में भी क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा अकड़ दिखाएगी राज्य सरकार तो केंद्र सरकार को उसमें शामिल होना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला करती है, ठीक है।
ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब यहाँ पे क्या है, जो ये मान लीजिए कि ये है बेल्जियम और इसकी राजधानी है ब्रुसेल। तो इसमें जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं और डच भाषी लोग हैं, डच भाषी लोग हैं, इन्होंने क्या किया है कि इसमें मिलकर सत्ता बनाया है। ठीक है, इसमें मिलकर सत्ता बनाया है। इनमें जैसे कि यहाँ की सत्ता जैसे कि इन दोनों ने मिलकर बनाया है, वैसे ही हमारे भारत में जो है जैसे वैसे ही बनाया है, हमारे भारत से सेम मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे भारत में भी है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए ये लड़की कुछ पूछ रही है, भला यह भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। यस, इस लड़की ने सही पूछा है। सॉरी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कुछ मामलों में भारत से अलग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करते हैं, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो हमारे भारत में है एक प्रणाली। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा भारत है। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया केंद्र सरकार, सेंट्रल, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें हर एक समुदाय को आने की अनुमति है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि केवल वही लोग आएंगे जो फ्रेंच बोलते हैं। मतलब कि एक ही भाषा के आधार पर, या तो डच बोले या फ्रेंच बोले, एक ही आधार की भाषा पर इन्हें चुना जाएगा। ठीक है, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होगा। इनके ये जो सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट, मान लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट है, इसको सांस्कृतिक, जैसे कि किसी महोत्सव पर या किसी एजुकेशनल मामलों में या किसी लैंग्वेज के आधार पर कोई वाद विवाद हुआ है, मतलब कि भाषा के आधार पर कोई वाद हुआ है, तो उसमें उस मामलों में ये हस्तक्षेप कर सकती है। बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, फैसला किया, तो ब्रुसेल को उसका मुख्यालय चुना गया। हाँ, समझदारी तो दिखाई थी, लेकिन इसकी जो है इसमें सही है, लिखा है कि इसमें क्या है कि बेल्जियम की जो संविधान है वो जटिल है, इसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, संशोधन करना मतलब कि इसमें कुछ भी चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, इसमें इतना जटिल है, लेकिन इससे जो बेल्जियम सरकार को समझदारी दिखानी थी, उसने वो दिखा दी। क्या दिखाई? कि वो अपने देश में गृह युद्ध नहीं होने देना चाहती थी। ठीक है, वो गृह युद्ध को रोकने में सफल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब अनेक यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय संघ के देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, तो उसका मुख्यालय कौन चुना गया? यूरोपीय संघ। देखिए, अब 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध में कौन 2 महाशक्तियाँ उभर के आई थी? एक तो सोवियत संघ थी, एक तो अमेरिका थी। ठीक है, अब इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद जब मतलब कि दूसरी शक्ति का, मतलब कि क्या बोलते हैं कि हमें अमेरिका को नहीं चुनना है, हमें दूसरे के साथ जाना है। अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो हमें दूसरी शक्ति चाहिए थी। लेकिन यूरोप वालों ने क्या किया कि एक संगठन बनाया। ठीक है, ये मान लीजिए कि ए एक अलग देश है, बी अलग देश है, सी अलग देश है, डी अलग देश है, और जी एक अलग देश है। जी को आप बेल्जियम मान सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 5 ही देश होंगे, इसमें ज़्यादा लोग हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही हाई थी, इकोनॉमी बहुत ही हाई थी। इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है? यूरो है, यूरो, जो अमेरिका के डॉलर के समान है। जितना अमेरिका के डॉलर की कीमत है उतनी ही इसकी यूरोपीय संगठन के यूरो की कीमत है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा इतनी डिटेल में मत जानिए, हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें क्या शिक्षा मिलती है? सोचिए आप, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश में सांप्रदायिकता को रोकने के लिए दूसरे देशों से कैसे हम दूसरे देश को देखकर अपने देश को बचा सकते हैं, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं कि इसने क्या बताया है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता का असंभव है। इस एहसास चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। जब बेल्जियम की सरकार ने क्या देखा, श्रीलंका में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, कट और फट कुछ भी हो रहा है, लेकिन बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, इसको एक इक्वली में डिवाइड कर दिया, ठीक है? इसको अलग अलग तरीक़ों से क्या किया, अपने देश को सजाया, ठीक है? क्योंकि फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों ने इसको मिलकर बनाया था, ठीक है? और श्रीलंका में तमिल और सिंहली ये दोनों आपस में लड़ते रह गए, ठीक है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को देखना चाहिए कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं कि हम उसके जैसे करने लगे, ठीक है? हम देखते हैं, हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया, हमारा टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। पावर की हमें मिलजुल कर सत्ता बनाने में से क्या हमें फ़ायदा है, क्यों ज़रूरी है, क्यों सत्ता की। देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं X है और Y है, इसके जो लोग हैं वो दूसरे हैं, इसके जो दूसरे हैं, ठीक है, ये अलग रह रहे हैं, ये अलग रह रहे हैं। तो दूसरा आएगा, दूसरा मान लीजिए कि आया कौन, ए आया, तो इनमें फुट डाल देगा कि तुम सत्ता चलाओ, इसको मार दो। तो ये क्या करेगा, इसको मार देगा, और क्या करेगा, ये अलग देश का है और ये दोनों एक देश के हैं, तो इनमें इसको बोला कि तुम इसको मार दो, इसने मार दिया, ठीक है? तब ये तो ख़त्म हो गया, तो यही बच गया, तो इसके भी कुछ मारे गए होंगे, जब इसको मारा तो ये भी मारेंगे, तो ये तो मर गया, मान लीजिए कि ये बच गया, तब ये क्या उठेगा, इसको मार देगा, तो क्या हो गया, X भी गया, Y भी गया, यानी कि देश किसी से नहीं चला। इसका फ़ायदा किसने उठाया, ए ने उठाया। तब ये क्या करेगा, अपना प्रभुत्व करेगा, मान लीजिए कि श्रीलंका पर नहीं करेगा, वहाँ पर श्रीलंका पर विवाद हुआ, बेल्जियम ने अपना समझदारी दिखाया, तो हम बेल्जियम को नहीं ले सकते, ठीक है? तो इसलिए है कि हमें बाहरी फुटों से बचना चाहिए, कि बाहर के देशों हमें फुट डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे सत्ता अगर दूसरे, देखिए यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, मान X Y ही लेके चलिए, यहाँ पे बेल्जियम में क्या था कि एक सांसद दूसरे सांसद में जा सकता है, ठीक है, दूसरे पार्टी में जा सकता है, दूसरे समुदाय के पास जा सकता है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और बात विचार होगा तो इनमें ज़्यादा मतलब कि क्या होगा, दुश्मनी कम होगी। अगर हम किसी से 10 दिन तक बात ना करें तो उनको क्या लगता है कि हमारे साथ ये गमा-गमी में है। 10 दिनों तक अगर बात ना करे तो उनको लगता है कि ये हमें से बात नहीं करना चाहते, ये दुश्मनी लेना चाहते हैं। तो हम फिर कभी मामलों में कभी हम उनका साथ नहीं देंगे, ठीक है? ऐसा होता है।
ठीक है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का कारण या रूप ले लेता है। ठीक है। सामाजिक टकराव क्या होता है कि यह राजनीति को भी आगे नहीं बढ़ने देता, उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है। इसलिए सत्ता में हिस्से दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी कि अगर दो समुदाय हैं तो उन दोनों को भी सत्ता में साझेदारी देनी चाहिए। ठीक है। यह अच्छी बात है क्योंकि उनमें कोई बाहरी आक्रमण नहीं होगा। बाहरी आक्रमण के लिए सचेत रहेंगे और ये एकदम प्रेम भाव से रहेंगे। ठीक है। और इनको आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि अगर ये दोनों लड़ते हैं तो इनको आर्थिक लाभ नहीं होगा। ठीक है। स्थायित्व बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देखिए, शुरुआत में एक को ज़्यादा पावर दे देगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। कुछ किसी ने ये सोचा कि ए को ज़्यादा पावर दे देंगे तो सही है, और बी को नहीं देते हैं, थोड़ा ही देंगे, थोड़ा ही देंगे। ठीक है। थोड़ा ही देंगे। ठीक है। मान लीजिए कि परिवार में 2 बेटे हैं। ठीक है। परिवार में 2 बेटे हैं तो इसको एक ए नाम वाले को ज़्यादा हम पावर दे दिए, ज़्यादा हम लाड़ प्यार दिए, पैसा दिए, कपड़ा दिए, खाना दिए। ठीक है। इसका मन बढ़ गया। और ये इसको कम दिए, इसका मन नीचे हुआ, ये अपने लेवल में रहा, ये माता पिता की बात माना, तो ये आगे चलकर क्या करेगा, ये उन्हीं की सेवा करेगा, उनकी सेवा करेगा, या झगड़ा करके भाग जाएगा। तो इसलिए घातक है ना। इसलिए दोनों को समान होना चाहिए, या तो ये भाग जाएगा या तो ये भाग जाएगा। ज़्यादा लाड़ प्यार भी सही नहीं होता और ज़्यादा दबाना भी सही नहीं होता। इसलिए इन दोनों को बराबर करना चाहिए। ठीक है। कि इसको भी और इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं बहुसंख्यकों का आतंक। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता के बंटवारे, जैसे कि हमारे भारत में सत्ता का बंटवारा कितने कितने मामलों पर हुआ है, 3 मामलों पर। एक तो राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, एक स्थानीय सरकार। ठीक है। इस तरह से सत्ता का बंटवारा हुआ है, समुदाय के आधार पर नहीं हुआ है। इस राज्य का और केंद्र के और स्थानीय सरकार के आधार पर हुआ है। ठीक है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि सत्ता मिलजुल कर चलाई जाती है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी है, देखिए मान लीजिए ए क्या है, एक अपनी पार्टी है, बी क्या है, एक अपनी पार्टी है। ये दोनों क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ये दोनों सहयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी माना जाएगा, ये भी इंसान है, ये भी मानो, इसको भी मानो, चलो इसको भी मानो, इसको भी मानो। ठीक है। तो इन दोनों में परस्पर संबंध बना है। ठीक है। तो इसका भी इसमें जाएंगे और इसका भी इसमें जाएंगे, और दोनों का समर्थन बना रहेगा तो बाहरी लोग भी आएंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, लोगों का शासन बन जाएगा। अगर मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि चाइना में है, रूस में है, पहले थी, रूस में तो अब ऐसी है, लेकिन चाइना में अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है। तो वहाँ पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है। अब तो ये दिख ही नहीं रहा, अब तो इसको कहाँ ढाले, अब इसको हम ढालेंगे क्या, अब सब पावर इसी के पास है, सब पावर इसी के पास है, सब पावर इसी के पास है। तो क्या होगा, यही सत्ता भी चलेगी, यह राज का भी इसी राज्य पर भी इसी का अधिकार रहेगा। तो इसमें क्या होगा, नौकरशाही, यानी कि इसमें नौकरशाही, इसमें क्या होगा, पुलिसों का ज़्यादा प्रभाव होगा। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र क्या है, सभी, ये एक पेड़ है, सभी एक ही पेड़ के शाखा हैं या जड़ हैं। ठीक है।
और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, एक सीधा पेड़ है, एक खंभा मान लीजिए, न उसके जड़ हैं न उसके खंभे, न ही उसके शाखाएं हैं, ठीक है। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक यह समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों को जोड़ देता है और नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। जो हमारा पहला था कि सत्ता में सबको साझेदारी की मतलब कि सबको आने की अनुमति होनी चाहिए, ज़्यादा किसी को पावर नहीं देना चाहिए। तो यह क्या हो गया, युक्तिपरक हो गया कि हम सबके साथ मिलके चलेंगे। और नैतिक परक क्या हो गया कि यह सभी लोगों का शासन रहेगा, कि इसमें सभी लोग एक साथ रहेंगे। तो इसको क्या बताया है, युक्तिपरक, नैतिक परक, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है युक्तिपरक, नीतिपरक, ठीक है। चलिए इसी पे आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा वीडियो भी। हम अगले वीडियो में देखेंगे ये खलील की उलझन। ये खलील की उलझन क्या है, इसमें ये खलील एक बच्चा है, वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता मतलब कि यानी कि सत्ता को कितने रूपों में बांटा जा सकता है, पावर को कितने रूपों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पावर को कितने रूपों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप पहले इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है, कि सत्ता के कितने रूप हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि लोकतंत्र है, यह एक सत्ता है, ठीक है, ये लोकतंत्र है। तो हमारे भारत में कितने कितने भागों में बांटा गया है लोकतंत्र को। लोकतंत्र को चलाने के लिए कितने भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 रूपों में। एक तो लेजिस्लेचर है और दूसरा है लेजिस्लेचर विधायिका कानून बनाती है, और क्या और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेशन करती है, और जुडिशरी न्यायपालिका जुडिशरी इसका वर्णन करती है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।